अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है? माइक थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। सवाल का जवाब, सलाम का जवाब थोड़ा ऊंची आवाज में आना चाहिए वैसे। ठीक। एनर्जी आई थिंक सो काफी डाउन हो चुकी है। खाना शाना मेरा ख्याल है शायद ओवर ईटिंग तो नहीं हो गई। अच्छा, वो कॉलर माइक मिल सकता है? नहीं, वैसे मैं टीचर तो ऑडिटिंग का हूं, लेकिन आईएफआरएस कोशिश करेंगे बताने की। आई थिंक सो काफी ज्यादा माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो बताने की कोशिश करेंगे। बाकी तो उसमें अच्छा, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो काफी अच्छा आपने दे दिया है। टाइम की शॉर्टेज भी है, 2:30 हो चुके हैं, और इसके ऊपर जो है वो आगे टाइम भी कम है। हमें उस टाइम के अंदर रहते हुए चीजों को मैनेज करना है। अभी आवाज ठीक आ रही है? चलो, गुड, गुड टू गो। अच्छा, अब पोजीशन इस तरह से है कि देखें, मैं अपना एक लंबा सा इंट्रोडक्शन करवाऊं, अपने बारे में बताऊं, वो तो आपको पता ही है। आपने प्रोफाइल भी देख ली होगी, आपने जो एसएमपी का ब्रोशर है वो भी बड़े अच्छे तरीके से देख लिया होगा। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब इस पूरी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हम लेके चलेंगे, वन बाय वन हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जी। सबसे पहले आपके सामने एक एजेंडा आ रहा है। एजेंडा मींस आज की जो हमारी डिस्कशंस हैं वो किन किन चीजों के ऊपर हो रही होंगी। इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं बताता चला जाऊंगा तो शायद वो इतने लंबे स्टैंडर्ड्स हैं, इतनी चीजें हैं कि जो बताई नहीं जा सकेंगी। तो बेहतर यही है कि हम इसको इंटरेक्टिव सेशन रख के कंप्लीट करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली कि आईएफआरएस फॉर एसएमई है क्या, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, आईएफआरएस के साथ डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, हम अपनी लर्निंग को किस तरीके से लेकर चल रहे होंगे, यहां पे हम अपने इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। देन देयर इज कम द टाइमलाइन। टाइमलाइन बेसिकली के ये फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुए, बेसिक चेंजेस कब कब आई, और अल्टीमेटली अभी इस वक्त की स्टेटस के ऊपर आईएफआरएस फॉर एसएमईज मौजूद है। देन देयर इज द स्कोप। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो बेसिकली यहां पे स्कोप में एक चीज आती है कि एक आईएएसबी का फ्रेमवर्क है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आईएफआरएस फॉर एसएमई की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। एंड देयर इज द सेकंड रिक्वायरमेंट व्हिच इज द कंपनीज एक्ट 2017। जो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट है, एक रिक्वायरमेंट वहां पे बताई गई है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ रिक्वायरमेंट्स, हम उसके ऊपर भी अपनी डिस्कशन को लेकर चलेंगे। देन देयर इज आईएफआरएस फॉर एसएमई कंप्लायंसेस। इसका एक ब्रीफ आपको बता दूं कि यहां हमारा मेन एरिया ये वाला एरिया होगा, क्योंकि आईएफआरएस के ऊपर आपकी ऑन हैंड ग्रिप बहुत अच्छी है। आप लोग आईएफआरएस को पढ़ते भी आ रहे हैं, अप्लाई भी करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई शायद इतनी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको जब आप बेसिकली उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर एसएमईज, तो जहां जहां पे डिफरेंसेस हैं, जहां जहां पे डिपार्चर है फ्रॉम द फुल रिक्वायरमेंट ऑफ द आईएफआरएस, हम उन पे फोकस कर रहे होंगे। एंड द थिंग कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर आईएफआरएस फुल आईएफआरएस जो है वो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं, बट दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आईएफआरएस फॉर एसएमई। इसके बारे में डिस्कशन होगी। और एंड के ऊपर जो 5th नंबर पे एजेंडा आइटम है ना, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन आंसर सेशंस। ये साथ साथ ही हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे, क्योंकि बात फिर वही है कि एंड पे आपको शायद कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो रह जाएंगे, या एक लंबी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 1.5 आवर्स आई थिंक उसके ऊपर करने के लिए, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे विद इन 1 आवर को कंप्लीट करने की। सबसे पहले जो ना आप इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो अकाउंटिंग की हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है, हिस्टोरिकल बहुत डाटा है, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो 1973 में आए थे। बाद में 2001 के अंदर उन्होंने आईएफआरएस को रिप्लेस कर दिया, फुल आईएफआरएस को। अब जब ये रिक्वायरमेंट आई तो हमें ये नहीं पता था कि कहां पे किस कंपनी के लिए कौन से स्टैंडर्ड लगाने। जाहिर बात एक ही रिक्वायरमेंट मौजूद थी। वहां पे अकाउंटिंग इश्यूज आना शुरू हो गए। अकाउंटिंग इशू किस तरह से आना शुरू हो गए कि
जो फुल आईएफआरएस थे ये बनते हैं आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। प्रोफेशनल जजमेंट का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं उसको अकाउंट फॉर करते थे। अब ये रिक्वायरमेंट्स उन कंपनीज के लिए तो अच्छी लगती हैं जो कंपनीज पब्लिकली अकाउंटेबल हो, या जिन कंपनीज की जो कोई ऐसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर हो, लाइक बैंक्स हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनके लिए ये रिक्वायरमेंट फॉलो करना ज्यादा जरूरी होती है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स आई तो जो छोटी कंपनीज थी, एसएमईज थी, उन्होंने कहा कि ये इतने लंबे लंबे स्टैंडर्ड्स, इतनी टफ रिक्वायरमेंट्स, इतने स्टैंडर्ड इश्यूज हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे? हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास उस तरह का स्किल सेट भी नहीं है, हमारी कोई इतना की एक्सटर्नल यूजर्स की रिपोर्टिंग भी इस एक्सटेंट तक नहीं है कि जहां पे किसी के डिसीजन इंपैक्ट हो सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंटिंग इश्यूज हैं वो भी बड़े सिंपल किस्म के हैं। तो क्या किया जाए? हम इनको तो फॉलो नहीं कर सकते। 2003 में फिर आई कैप ने इसके, सॉरी आई कैप कह रहा हूं, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसने जो पब्लिक डिमांड थी, इंटरनेशनल पब्लिक डिमांड, उसके ऊपर जाके स्टैंडर्ड्स को बनाना शुरू किया। जब स्टैंडर्ड्स बनना शुरू हुए तो 2009 तक जाके ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस, और 2009 में फर्स्ट टाइम आईएफआरएस फॉर एसएमईज पब्लिश हुए। अब इसकी टाइमलाइन के ऊपर पूरी एक मेरे पास स्लाइड है जिसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। एनईओ अगर आप देखें तो नॉन पब्लिकली अकाउंटेबल एंटिटीज के लिए आईएफआरएस फॉर एसएमईज होते हैं, जबकि पब्लिकली अकाउंटेबल एंटिटीज उनके लिए फुल आईएफआरएस होते हैं। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की ताबीर में बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं अभी अपने लोकल लॉज एंड रेगुलेशन को लिंक नहीं कर रहा, क्योंकि लोकल लॉज एंड रेगुलेशन में स्कोप थोड़ा सा डेविएटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। Then again, second step is IASB introduce a simplified version of the full IFRS. ये भी हमने डिस्कस किया। दूसरे में क्या होता है जी कि आपका जो बेसिकली फुल आईएफआरएस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, कॉस्टली स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो आईएफआरएस फॉर एसएमई है बाय सेक्शन डिवाइडेड है, बाय सेक्शन किस तरह से, सेक्शन 1 2 3 इस तरह करके। जबकि जो आपके आईएफआरएस हैं ये टॉपिक से लिंक्ड है, लाइक IAS 1 है जो बेसिकली कई सेक्शंस को डील करता है। फुल आईएफआरएस में IAS 1 है, जबकि आईएफआरएस एसएमई में उसके डिफरेंट सेक्शन उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर देखें तो आप ये रिक्वायरमेंट चेक करें, यहाँ पे कितने डिस्क्लोजर्स हैं, मोर देन 3500। किस केस में? जब फुल आईएफआरएस की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं अपने एसएमईज की तो यहाँ पे 10% डिस्क्लोजर बनते हैं। तो ये कितना आसान है लगाना, क्योंकि मेन तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट पे आती है ना बात। तो यहाँ पे कितना आसान है हमारे लिए आईएफआरएस एसएमई को लगाना, लेकिन फुल आईएफआरएस जब लगाते हैं तो मोर देन 3500 डिस्क्लोजर्स आपको लेकर चलने पड़ते हैं। कितने पेजेस हैं जी? 4300। यहाँ पे पेजेस कितने हैं? 250। तो बड़ी लेस रिक्वायरमेंट है, बड़े सिंप्लीफाइड वे के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। अब पोजीशन बनती है कि ये जो पहली बात मैंने की थी टाइमलाइंस की, देखें आपके सामने पब्लिश हुए 2009 के अंदर, फिर जो अडॉप्ट हुए आई कैप ने अडॉप्ट किए वो 2009 में ही अडॉप्ट कर लिए स्टैंडर्ड्स को। 2012 के अंदर इसके अंदर कंप्रिहेंसिव रिवीजन की रिक्वायरमेंट आ गई, क्योंकि कहते जी ये अभी भी जो स्टैंडर्ड्स है ना ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसके अंदर आप ना रिवीजन करें। देन उसके ऊपर जो है वो एक्सपोजर ड्राफ्ट वगैरह हुए अक्टूबर 13 में, वो अमेंडमेंट 2015 के अंदर जो है वो कंप्लीट हुई और उसको जाके इंप्लीमेंट कर दिया गया। फिर दोबारा एक आपकी जो है आईएसबी कंसल्टेंट अप्रोच टू अपडेटिंग द आईएफआरएस फॉर एसएमई स्टैंडर्ड 2020 में फिर उसके ऊपर बात चली जी, और उसमें जो आपके जो कोविड के इम्पैक्ट थे वो 2020 के अंदर ही इसके ऊपर नई गाइडेंस वगैरह आ गई। तो ये अभी तक एक गाइडेंस थी, एक टाइमलाइन थी, जिस टाइमलाइन की बेसिस के ऊपर हमारे स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि लोकल लॉज एंड रेगुलेशन के मुताबिक स्कोप क्या बनता है आईएफआरएस फॉर एसएमई का, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो पहले हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हम इसको रिसेंटली पिछले इंट्रोडक्शन में इसके बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे दी है। देखें जी, पहला पॉइंट कहता है कि जो कंपनी जिनकी पब्लिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्या बात है, पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वो, एंड पब्लिश जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है मींस दे आर नॉट द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल देते हैं, लाइक बैंकर्स को दे सकते हैं, लाइक क्रेडिटर्स को दे सकते हैं, जो इंटरनल यूजर्स हैं उनको दे सकते हैं, सर्टेन एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको दे सकते हैं, बट दे डोंट हैव एनी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप आईएफआरएस फॉर एसएमई को यूज कर सकते हैं। एक बड़ा जेनेरिक, बड़ा सब्जेक्टिव जो है रिक्वायरमेंट दे दी।
इस रिक्वायरमेंट को क्लैरिफाई किया कंपनीज एक्ट के थर्ड शेड्यूल में। उसमें उन्होंने कंपनीज को 4 तरीकों से डिवाइड कर दिया। एक थी नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, एक प्राइवेट कंपनीज हैं, एक पब्लिक कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, और एक नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं जो सेक्शन 42 में लाइसेंस्ड होती हैं। अगर नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसमें 3 तरह की क्राइटेरियाज इकट्ठे मीट होने चाहिए। लाइक उसका जो पेड अप कैपिटल है अप टू 200 मिलियन हो, टर्नओवर अप टू 800 मिलियन हो। ये जो रिक्वायरमेंट है ये चेंज आई है। पहले थर्ड शेड्यूल में 1 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी, अब यहाँ पे जो थर्ड शेड्यूल है उसमें रिक्वायरमेंट चेंज होकर 800 मिलियन पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एंड द एम्प्लॉइज नॉट मोर देन 750, देन वी कैन अडॉप्ट फॉर आईएफआरएस फॉर एसएमई। देखें, बोलते रहें, जागते रहेंगे, चुप हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो इस पहली सिचुएशन में कौन से लगेंगे? फुल आईएफआरएस फॉर एसएमईज। Then there comes with the private companies. So there is basically 3 criteria and there is or यानी कोई, जिसमें पहले क्या है कंडीशन कि अगर आपका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से 200 मिलियन के रेंज बिटवीन हो। इस मतलब क्या हुआ कि 200 मिलियन से ऊपर चला गया तो फुल आईएफआरएस, नीचे चला गया तो एसएससी, स्मॉल साइज कंपनीज की जो है, ठीक है जी। और अगर टर्नओवर है वो उसकी रेंज क्या है 150 मिलियन से 800 मिलियन। पहले ये होता था 200 मिलियन, 200 से 150 पे कर्टेल किया, 50 मिलियन उन्होंने रिड्यूस कर दिया थर्ड शेड्यूल के अंदर। और एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट क्या है 252, 750 एम्प्लॉइज हो तो आप आईएफआरएस फॉर एसएमई को यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। इससे जो ऊपर चली जाएंगी वो लार्ज साइज एंटिटीज में चली जाएंगी। जब लार्ज साइज में जाती जाएंगी तो उनके ऊपर आपको फुल आईएफआरएस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई एक कंडीशन ब्रीच होगी ना तो ऑटोमेटिकली अगले स्लैब में चली जाएगी या उससे नीचे आ जाएगी। और है सर, पहले में एंड है, इसमें एंड है, इसमें और है, क्योंकि उसमें जी और मैं आपकी बात नहीं सुनी जी। इसमें और है, इसमें या ये हो या ये हो। इस केस में तीनों का इकट्ठा साइमल्टेनियसली मीट होना जरूरी है। इसमें एंड है, इसमें और है। अच्छा, फिर इसके बाद फॉरेन कंपनी है, इसमें उन्होंने टर्नओवर को लिंक किया है और 1 बिलियन तक टर्नओवर को रिस्ट्रिक्ट किया। अगर फॉरेन कंपनी से बेसिकली जो डेफिनेशन है वो सामने ब्रांच ऑफिसेज ओपन हो जाती हैं, उस केस में एम्प्लॉइज इररिलेवेंट हो जाते हैं, उस केस में उनका जो शेयर कैपिटल है वो इररिलेवेंट हो जाता है, वो ब्रांच ऑफिसेज के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उस केस में फिर क्या करना है? उस केस में आप देखें, अगर 1 बिलियन तक है तो आईएफआरएस एसएमई लगा लें, अगर 1 बिलियन से ज्यादा तो फिर क्या करेंगे? फुल आईएफआरएस लगाएंगे। Then they come with the non-listed companies licensed oblique formed under section 42 or section 45 of the Companies Act. उस केस में अगर आपका टर्नओवर 200 मिलियन तक है तो आप क्या कर सकते हैं? आईएफआरएस फॉर एसएमई को यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली स्कोप क्राइटेरिया। आप देखें, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो वी शुड नो कि हमें किस फ्रेमवर्क के मुताबिक अपने फाइनेंशियल्स को लेकर चलना है। फ्रेमवर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो नॉर्मली नोट 2 के ऊपर आ रही होती है, उसमें आपका पूरा फ्रेमवर्क बताया होता है कि हमारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बने हैं। ये बेसिस है बेसिकली आपकी क्लैरिफिकेशन के साथ कि आईएफआरएस फॉर एसएमई को आपने कब यूज करना है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? खाना ज्यादा खा लिया है सर बिल्कुल सर। जी सर, सेल्स अल्टीमेटली जी। अच्छा जी बिल्कुल सर बेसिकली देखें ना, अल्टीमेटली उनके जो ओवरऑल रिसीट्स हैं, ओवरऑल जो उनकी रेवेन्यूज हैं या ओवरऑल उनकी इनकम्स हैं, अगर 1 बिलियन से क्रॉस करती है तो फिर फुल आईएफआरएस है जी। इनकम हो गया ना तक जी, डन हो गया। यहां तक आगे चलते हैं जी। नहीं, ये हमेशा देखें, रेवेन्यू इज अ ग्रॉस सीट। हमेशा देखें आप, मैं इसकी एग्जांपल आपको एक और देता हूं। ये रिसेंटली एक और जगह भी मुझे आर्टिंग में सवाल आया था। जब हम सैंपलिंग करते हैं तो वहां पे हमें क्या नेट सेल्स को लेना चाहिए, ग्रॉस सेल्स को लेना चाहिए? आप बताएं। आप सैंपलिंग कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल सैंपलिंग करते हो, क्या नेट सेल यूज होंगे या ग्रॉस सेल यूज होंगी? ग्रॉस सेल यूज होंगी। तो यहाँ पे भी ग्रॉस रेवेन्यू, मेरे बताओ ग्रॉस टर्नओवर की बात हो रही है।
आपने तो कस्टमर को जो प्राइस चार्ज की दैट इज योर रेवेन्यू ना, आगे तो एक, अच्छा वो डेफिनेशन के पॉइंट सब ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक प्रेसिडेंट आप बात कर लें, एक आप जो इसके ऊपर जो अवेलेबल प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं कस्टम्स की बात कर लें, वो नॉर्मली यही कंसीडर होती है, ग्रॉस टर्नओवर्स, ग्रॉस रिसीट्स। अच्छा फिर आगे अगर हम इधर चलें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो 2-3 स्लाइड्स हैं ना, यहाँ पे सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटी से मुराद क्या है कि जो आईएएस में या आईएफआरएस में बातें हैं वही बातें हमारी आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर भी हैं, तो इनके ऊपर तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे डिससिमिलरिटीज हैं उनके ऊपर डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत है। एक पॉइंट में से आपको बता दूं, जिस तरह से इन्वेंट्रीज था ना, ये चाह रहा है, अच्छा ये इन्वेंट्रीज है, जिस तरह से इन्वेंट्रीज में जो बोरिंग कॉस्ट है ना, ये कैपिटलाइज नहीं होती। अगर बोरिंग कॉस्ट आप स्पेसिफिक बोरिंग कर रहे हैं कुछ आप अपनी इन्वेंट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो कैपिटलाइज नहीं होती आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर। फुल आईएफआरएस में वो कैपिटलाइज हो सकती है। तो यहाँ पे एक डिसिमिलरिटी थी, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट स्लाइड को प्रेफर नहीं किया, बल्कि यहीं पे कंक्लूड करने की कोशिश की है। फिर से अगर आईसेट 7 है, उसके ऊपर सेक्शन 12 है। जी सर मैं ये कह रहा हूं कि जो बेसिकली आईएफआरएस फॉर एसएमईज हैं, आईएफआरएस फॉर एसएमईज हैं, इस केस में आप बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते हैं इन एनी केस। कोई भी बोरिंग कॉस्ट अगर आपने स्पेसिफिक पे है, जर्नल है, कोई भी बोरिंग कॉस्ट है, आप उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। जबकि फुल आईएफआरएस में अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं और स्पेसिफिक बोरिंग उसके लिए ली है, या कोई बोरिंग का क्राइटेरिया उसके साथ लिंक्ड होता है आईएस 23 का, तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। डन सर, आगे चलते हैं जी। आगे इसके बाद ये आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट है, मोर और लेस सेम सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं। इंपेयरमेंट के ऊपर सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं जी। इनकम टैक्सेशन के ऊपर सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं जी। हाइपर इन्फ्लेशन आईएस 29 सिमिलर रिक्वायरमेंट। इवेंट after the end of the reporting period, that is section 32, both requirements are same in IAS 10. Related party disclosures dealt in IAS 24 in full IFRS. In case of IFRS for SME, it is section 33 and the requirements are similar. Section 35 transition to the IFRS for SME है, इसमें IFRS 1 है, first term adoption का more or less similar requirement है without any differentiation. जी 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 जे कौन सी सेक्शन 35? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखें ये तो फुली इंप्लीमेंटेड है। यहां अगर ये बात हो कि अगर इसमें से कुछ आपने इग्नोर कर दिया तो फिर बात समझ आती है, तो मेरे मुताबिक लगेगा, बाकी इसके अंदर किसी और की अंडरस्टैंडिंग है तो बता सकते। सब मुश्किल है सर, माशाल्लाह आप इतने इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह सर। लेकिन सर एनी मुझे बताएं क्वेश्चन, तो मैं उसको रिपीट करता हूं। यानी ये सिमिलर आइटम्स हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अकाउंटिंग के अंदर जो फुल आईएफआरएस हैं और जो अकाउंटिंग में आईएफआरएस फॉर एसएमई है, अगर रिक्वायरमेंट सेम है तो उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हम डिस्कशन करेंगे जहां पे डिफरेंसेस आते हैं, जहां पे एक चीज दूसरे से हट के जाएगी, यानी कि जहां पे नॉलेज बिल्डिंग करते वक्त हमें इशू आएगा, हम उस वक्त बात करेंगे। वो आगे आप सर आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर आएंगे आगे चलते, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन। जी सर। एंटरप्राइजेस ये क्या या सेपरेट है और फुल है पर ज्यादा है? जी जी सर, दोनों डिफरेंट हैं। देखें फुल आईएफआरएस जो है वो अभी मैंने डिस्कशन की थी कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए या उन एंटिटीज के लिए हैं जिनके ऊपर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, जबकि आईएफआरएस एसएमई जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हैं। अगर मैं बैक स्लाइड पे जाऊं तो आपको मैं इसमें दिखा भी सकता हूं। ये इशू आ रहा है इसमें थोड़ा सा जी। अच्छा इतनी करेगा, चले तो फिर वो लैपटॉप कोई है वो सेपरेट है? जी जी वो सेपरेट है दोनों रिक्वायरमेंट्स। आप बोथ आर अवेलेबल एट आईपैक? जी जी सर अवेलेबल है। इसमें जो एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने वर्जन दिया हुआ है और एक आई के अपने उसको बनाए हुए हैं, दोनों अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे। सर वो बेसिकली ना वो एक सेपरेट नई लाइन आइटम शुरू हो जाएगी, वो नई डिस्कशन शुरू हो जाएगी, पूरा एक टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के ऊपर। जी सर सिंपल लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो अल्टीमेटली जो है आपकी पीआईसीज में आती है।
नॉर्मली अगर सिंपल अल्फाज में बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में आती हैं, नॉर्मली पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपको, बैंक्स हैं वो पब्लिक पीएससीज में एग्जांपल दूं, ना भी लें आप उसको, बैंक्स क्या करते हैं, एसेट्स को हेल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तो एक वाइडर रेंज जो है वो कस्टमर की उनकी अवेलेबल है, जिसमें स्टेक होल्डर जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। नॉर्मली बैंक्स के ऊपर तो नहीं लग सकता ना आईएफआरएस फॉर एसएमई। सर इस तरह नहीं है स्पेसिफिकली, वो सर पूरी इसका एक क्राइटेरिया डेफिनेशन है। एनीवेली जी जी बिल्कुल सही सर। इसके ऊपर आगे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आने हैं सर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने हैं आगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ना रिक्वायरमेंट्स को, वहां बहुत ज्यादा इशू हैं। तो आगे चलते हैं, काफी 30 स्लाइडें हैं, तो आगे चलते हैं जी। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन ये तक अभी बात हुई थी कि वो जो रेवेन्यू ग्रॉस हम लेंगे, जी जी तो जो सेल टैक्स की बात हो रही है वो तो रेवेन्यू तो नहीं होगा ना, वो तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कलेक्ट। देखें अल्टीमेटली आपने रसीट जो लिए, रेवेन्यू की डेफिनेशन में क्या आएगा, ग्रॉस रसीट, ग्रॉस रसीट्स ही आती है ना, या ट्रांसफर प्राइस की अगर बात करते हैं वहां पे आप थोड़ी कहते हैं कि मैं सेल टैक्स में ये और वो तो बाद में आपने उसको बिहाफ पे जमा कराना है, वो उसमें तो नहीं आएगी, उसमें तो नहीं आएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू के स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से, आईएफआरएस के पर्सपेक्टिव से, वहां तो ग्रॉस रसीट्स की बात होती है ना। इसमें से कोई है ऐसे एग्जांपल या प्रेसिडेंट है जिसमें हम ग्रॉस की बेस भी असेसमेंट करेंगे, ये कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनी थर्ड शेड्यूल के मुताबिक? थोड़ा सोचे बोलिए। इसमें कोई प्रेसिडेंट है मतलब कि जिसमें ग्रॉस रेवेन्यू कंसीडर किया गया है किसी मेरी रेगुलेटर नजर ने? तो अभी नहीं गुजरा, लेकिन प्रैक्टिस में ये चाह रहा होता है, नॉर्मली हम इसकी बेसिस पे कर रहे होते हैं। चलें इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं अभी, इसके ऊपर अगर आपको पॉइंट है तो बता दें इसके अंदर। अच्छा सर, दूसरा ये था कि अभी आपने बात की है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं हो सकती इसमें, जी जी आईएफआरएस फॉर एसएमई में नहीं हो सकती। और जो लोअर वर्जन है आई कैप का उसमें वो हो सकती हैं। किसमें? आई कैप के जो स्टैंडर्ड्स हैं एसएससी के लिए। नहीं, एसएससी की बात नहीं हो रही अभी, जी अभी बात हो रही है आईएफआरएस फॉर एसएमईज की। अच्छा, इसमें स्कोप वो में देखें आप, स्कोप में ना स्कोप को आउट कर रहे हैं। आईएफआरएस फॉर एसएमई और फुल आईएफआरएस के दरमियान में डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। आईएफआरएस फॉर एसएमईज और एसएससीज के दरमियान भी डिस्कशन की बात नहीं हो रही। अच्छा सर, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये था कि जी आईएफआरएस फॉर एसएमईज में आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते नहीं कर एज पर सकते। स्टैंडर्ड। लेकिन अगर सर हम देखें जो आईएस 16 था या यहीं पे जो गाइडलाइन सेक्शन में होंगी, बोरिंग कॉस्ट कहीं भी कैपिटलाइज नहीं प्रॉपर्टी होगी। प्लांट वाली बोरिंग कॉस्ट कहीं भी कैपिटलाइज नहीं होगी आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर। नहीं सर, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि जी। जो प्रॉपर्टी प्लांट वाला स्टैंडर्ड है ये सर वो section- स्टैंडर्ड नीचे आना है section- अभी, स्टैंडर्ड अभी नीचे आना है, स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक। देखें हम आउट हो रहे हैं स्कोप से, टाइम जी नहीं है। ठीक है सॉरी सर। स्कोप से आउट ना हो। जी ये काम नहीं कर रहा जी आपका, जी सेल खत्म हो गए, ये लैपटॉप लगा दें सर, ये पूछना पड़ेगा आई क्या वालों से। वैसे वेबसाइट पे अवेलेबल है, मेरे पास हैं पड़े हुए, चाहिए तो मैं दे दूंगा। ये चेंज कर दीजिए। अच्छा ले जी, अब थोड़ी सी डिस्कशन में खला होकर खुद ही चल पड़ा है। अच्छा अब जो अगली स्लाइड है हमारी, इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अच्छा सेक्शन 3 बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, सेक्शन 4 भी रेलिवेंट उसके ही है। अब मैं इसके अंदर एक चीज आपको बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल के कोई एरर हो या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो, हम उसमें क्या करते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा मैं वैसे एक आपसे सवाल करता हूं, हमारी टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं? अगर मैं कहूं नहीं, फिर मैं सही हूं? सर IAS 1 कहता है कि 6 कंपोनेंट होते हैं। एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है जिस केस में आपने कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया हो या कोई एरर की एडजस्टमेंट आपने की हो, तो आपकी छठी स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, विच इज ओपनिंग बैलेंस शीट। अब वो फुल IFRS के अंदर जब IAS 1 की बात करते हैं यहां पे एप्लीकेबल, लेकिन जब बात करते हैं IFRS और SME के अंदर, तो यहां पे आपने कंपैरेटिव वो छठी जो स्टेटमेंट है वो नहीं बनानी। 3 कॉलमर्स बन गए ना आपकी, चाहे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है चाहे एरर है, आपकी 2 कॉलमर ही बैलेंस शीट रहेगी, 3 कॉलमर नहीं जाएगी, 2 कॉलम पे ही रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, जब हम बात करते हैं कि कुछ एसेट हेल्ड फॉर सेल है या डिस्पोजल ग्रुप है, वो डील होता है अंडर IFRS 5। अब IFRS 5 जो SMEs के लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। तो जो आपके सेपरेट क्लासिफिकेशन आती है ना, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल या डिस्पोजल ग्रुप के तौर के ऊपर,
वो फुल आईएफआरएस में आएगी, लेकिन आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर वो रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। उस केस में आप इसको सेपरेट क्लासिफिकेशन के तौर पर नहीं दिखाएंगे। ये डिफरेंस है जी। मतलब आगे चलें तो आगे जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जो बेसिकली आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप कह लें, ओसीआई। अब ओसीआई जो फुल आईएफआरएस में है उसमें काफी ज्यादा आइटम्स होते हैं, लाइक उसमें आइटम दैट मे बी क्लासिफाइड टू पीएनएल, आइटम दैट मे नॉट बी क्लासिफाइड टू पीएनएल, उसमें डिफरेंट किस्म की आगे कैटेगराइजेशन है। उसमें फिर फर्दर कई सब कैटेगरीज हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा आइटम्स होते हैं जो आपके ओसीआई के अंदर चार्ज होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर, तो वहां पे ये सिर्फ 4 आइटम ही आ सकते हैं, जिसमें पहला आइटम है फॉरेन करेंसी गेन एंड लॉस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अगर फॉरेन ऑपरेशन की ट्रांसलेशन की है तो वो आप उधर चार्ज कर सकते हैं। एक्चुरियल गेन एंड लॉसेस, अब ये बेसिकली रिक्वायरमेंट जब हम आईएस 19 पढ़ेंगे, आईएस 19 से कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक्चुरियल गेन या लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो फिर सवाल ये आता है फिर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है जिसको आगे हम जाकर डिस्कस कर लेंगे। फिर जैसे फेयर वैल्यू चेंज ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, अब हेजिंग के अंदर जो फेयर वैल्यू का चेंज है वो आपको सही में आ सकता है, या रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये 4 आइटम ही आपके आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर ओसीआई का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन जब हम फुल आईएफआरएस की बात करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है जो ओसीआई का पार्ट बनेगी। अगेन आगे चलते हैं जी। चला गया नहीं गया। ओहो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लेकिन ये आगे पीछे ना हो जाए। एनीवे जी, अगली स्लाइड में हम आते हैं। ये बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स इकट्ठी एक जगह दिखा सकते हैं। कितनी स्टेटमेंट? 3। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, इवन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो भी सिंगल स्टेटमेंट के अंदर दिखा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। अगर अभी हमने बात की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो हमने कहा जी 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट इन केस व्हेन देयर इज स्टेटमेंट और द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर। उस केस में 6 स्टेटमेंट्स बनती हैं। यहां पे हमें एक्सेप्शन मिल गई है। एक्सेप्शन क्या है कि आप रिटेन अर्निंग की मूवमेंट को भी अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर ही दिखाएं, उसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएं, उसी में ओसीआई दिखाएं। एक स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट को रिप्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बनाएं, नीचे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम दिखाएं, उसके नीचे ओपनिंग रिटेन अर्निंग दिखाएं, एडिशन दिखाएं, डिविडेंड पेमेंट दिखाएं और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें। लेकिन ये सिचुएशन एप्लीकेबल कब है? जब आपकी एसओसी के अंदर यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ये सिर्फ 4 तरह की जो है वो एडजस्टमेंट्स हों, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा हो, डिविडेंड की पेमेंट्स हो रही हो, करेक्शन ऑफ एरर की बात हो रही हो, या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात हो रही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेयर कैपिटल में चेंज आया है तो फिर आप सेपरेट स्टेटमेंट दिखाएंगे, अगर शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आया फिर आप सिंगल स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। इस तरह से अगर बात करें बाकी रिजर्व्स हैं आपके कोई, अगर उन रिजर्व्स में भी चेंजेस आती हैं जो इनसे हट के हैं, लाइक कोई शेयर प्रीमियम है, कोई डिस्काउंट की मूवमेंट आपकी है, उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसमें कोई एडिशन डिलीशन हो रहा है, तो आपको सेपरेट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अदरवाइज आप सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही इसको कवर कर सकते हैं। जी ऑप्शन ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। आप ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं तो आप ज्यादा दे दें उसमें जी। ये मिनिमम 4 कैटेगराइजेशन है, ये 4 एलिमेंट अगर हो तो आप दे सकते हैं। दिस इज ऑप्शन, आई थिंक सो। लेकिन जो फुल आईएफआरएस है उसमें ये चीज अलाउ नहीं करते, उसमें वो कहते हैं जी कि आपने जो है कंप्लीट सेपरेट स्टेटमेंट्स ही बनानी है, आप स्टेटमेंट्स को क्लब नहीं कर सकते। ये रिक्वायरमेंट हमारी फुल आईएफआरएस के अंदर अवेलेबल है। जी मेरा ख्याल उधर से लैपटॉप मंगवाना पड़ेगा जी। और से क्लब हो सकती है उसमें भी IS1 के अंदर जी, वो सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे आ सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन लोकल लॉज में हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब हम बात करते हैं तो इसलिए हमें उसको सेपरेट देना पड़ता है। सर आगे कर देंगे, ये थोड़ा सा नहीं चाह रहा इस तरह करना है, सॉरी नहीं चाह रहा फिर भी इधर। अच्छा जी,
आगे ये जी नहीं 7 सिमिलर होगा ना, तो इसलिए फिर नहीं आया वो। जो डिसिमिलर है 7 के बारे में बात होगी। देखें जो एक जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर तो मेरा ख्याल टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। इस तरह देखने में पॉइंटर भी नहीं कर रहा हो गया ना, देखें एनीवे जी ये स्लाइड तो वैसे आई गई है वैसे, ठीक है यही रहने नहीं वो चेंज हो गया फिर नहीं, पीछे करें सर, पीछे करें, हाँ बस यहाँ पे। अच्छा ये बेसिकली जो स्लाइड है आपके सामने, इसमें डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की है। जो हमारे पास फुल आईएफआरएस है उसमें बहुत डिटेल डिस्क्लोजर्स होते हैं, शुरू में हम डिस्कस किया है। यहाँ पे एटलीस्ट आपने मिनिमम ये चीजें पूरी करनी जरूर है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद आईएफआरएस फॉर एसएमईज है, वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस उसमें भी आती है, इसमें भी आती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज मेजर जो होती हैं दोनों तरफ आती हैं। की सोर्स ऑफ एस्टिमेशन, अनसर्टेनिटी एंड जजमेंट्स ये आती हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर द आइटम प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी दोनों जगह आते हैं। इंफॉर्मेशन नॉट प्रेजेंटेड इन द प्राइमरी स्टेटमेंट, अगर कोई इस तरह की एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। जिस तरह से अगर कोई नए स्टैंडर्ड्स आए हैं या उसकी कोई इंप्रूवमेंट्स आई हैं वो फुल आईएफआरएस में आपने डिस्क्लोज करनी होती हैं, यहाँ पे आपने इसको डिस्क्लोज नहीं करना। एग्जांपल के तौर पर ये बात है। और इसके अलावा कई ज्यादा डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन है, कई ज्यादा डिस्क्लोजर्स हैं जो हमारे फुल आईएफआरएस में लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन उस तरह से नहीं होती। अच्छा आगे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी होने लगी है। नॉर्मली हमारे हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो आईएफआरएस वैसे भी इतने ज्यादा अप्लाई करना मुश्किल है। लेस डेवलप, अच्छा हाँ लेस डेवलप कह लें सर। लेकिन फिर भी बात यह है कि कुछ चीजें हैं जो हमें फिर भी समझने की जरूरत है। लाइक यहाँ पे कई लार्ज साइज एंटिटीज हैं जो कंसोलिडेशन नहीं कर रही होती, लेकिन अगर आपको कंसोलिडेशन करनी पड़ जाए तो आईएफआरएस फॉर एसएमई में उसका क्या क्राइटेरिया है और फुल आईएफआरएस में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पिछली स्लाइड से एक स्लाइड पीछे करते हैं, नहीं हाँ ये पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए कि हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स नहीं बनाने, हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स नहीं बनाने, हमने बल्कि उसको अपने सेपरेट फाइनेंशियल्स के तक ही रखना है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल्स तक ही रखना है, हमने आगे नहीं लेके चलना। उस केस में आईएफआरएस फॉर एसएमई के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें फुल आईएफआरएस के अंदर तो वहां पे डिफरेंट क्राइटेरिया। अब आईएफआरएस फॉर एसएमई में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने कोई सब्सिडी एक्वायर की है फॉर इंटेंशन ऑफ डिस्पोजल विद इन 1 ईयर। अगर आपने सब्सिडी एक्वायर की, आपकी नियत ये है कि मैंने बेचनी है, तो फिर आप क्या करें, एग्जेम्प्ट करवा लें अपने आप को फुल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से। और दूसरी बात क्या है जी, पेरेंट इज अ सब्सिडरी, पेरेंट इटसेल्फ इज अ सब्सिडरी, यानी मैं किसी और की सब्सिडरी हूं, आगे जो अल्टीमेट पेरेंट है वो कोई और है। बिल्कुल सही, दादा परदादा। अगर परदादा है तो दादे ने फाइनेंशियल नहीं बनाने कंसोलिडेटेड, परदादे की सूरत में दादे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड नहीं बनाने जी। नहीं ये आर है, दोनों में से कोई भी आर की बात, इसमें कोई वो एंड की कंडीशन नहीं है इसमें जी। आईएफआरएस 3 है, फिर उसके बाद आईएफआरएस 10 है। पाकिस्तान में जो क्राइटेरिया है कंसोलिडेशन के लिए वो कंपनीज एक्ट में है कि कंसोलिडेशन लाजमी होगी, अगर पेरेंट होगी तो उसकी सेपरेट की मैनेजर के साथ कंसोलिडेशन का होना लाजमी है, तो ये एग्जम्पशन खत्म हो जाती है यहाँ से। नहीं किस लिहाज से कह रहे हैं, अगर तो पेरेंट इटसेल्फ एक लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान में यानी जो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल्स हो तो उसके साथ कंसोलिडेशन का होना जरूरी है। तो जब कंपनी लॉ प्रिवेल करेगा तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी यहाँ से। नहीं कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट में आपने फुल आईएफआरएस अडॉप्ट ही नहीं यहाँ पे किया ना, तो फिर तो नहीं आएगा ना। बात कर रहे हैं सर, हम बात करें क्रेडिट के स्कोप, आप स्कोप शाउट कर रहे हैं ना सर कि कंसोलिडेशन किस केस में नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि कंपनीज लॉ की जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो ये एग्जम्पशन यहाँ से खत्म होगी पाकिस्तान के लिए। देखिए ये कौन से सेक्शन की आप बात कर रहे हैं, सेक्शन 227 है। मेरा ख्याल है वो अगर सेक्शन होता तो हम ज्यादा बेहतर बात कर सकते, लेकिन एनीहो बेसिक यही है। देखें यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग होती तो रिसर्च में आ जाती, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको बाद में देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक यही है कि अगर विद इन 1 ईयर आपकी इंटेंशन है डिस्पोज ऑफ करने की या पेरेंट इटसेल्फ इज अ सब्सिडरी है तो अल्टीमेटली आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स नहीं बनाने। लेकिन अगर आप फुल आईएफआरएस की बात करें तो उसमें 2 कंडीशन का मीट होना जरूरी है। जो पेरेंट है वो सब्सिडरी हो, यानी कि दादा पर दादा, ये कंडीशन हो। और दूसरी बात क्या है कि जो अल्टीमेट पेरेंट है वो आपको अलाउ कर दे, फिर आप यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट से डिपार्चर कर सकते हैं। आप फुल आईएफआरएस में जो है वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को बेशक ना बनाएं।
सर जिस अल्टीमेट देखें परदादे के ऊपर भी कोई परदादा जी सर, वो एक हिरारकी के अंदर वो जैसे कहते नहीं है एक शजरे नसब, तो अल्टीमेटली शजरे में जो बैक एंड पे क्या आता है नॉर्मली जिस तरह से यूबीओ के फॉर्म 45 वगैरह वो भी अल्टीमेटली इसकी वजह से थे। अच्छा फिर आगे एनसीआई की मेजरमेंट है, यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट की बेस पे आप एनसीआई को मेजर करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो मेरा ख्याल यहाँ पे दोनों फेयर वैल्यू की भी ऑप्शन है और आपके पास प्रोपोर्शनेट शेयर की भी ऑप्शन है, मेरा ख्याल वो कॉपी थोड़ा सा गलत हो गया। जो आपके है ना आईएफएस फॉर एसएमई, इसमें से प्रोपोर्शनेट शेयर की बेसिस के ऊपर आप अपने एनसीआई को मेजर कर सकते हैं, जबकि फुल आईएफएस में आपके पास फेयर वैल्यू की भी ऑप्शन अवेलेबल है और आपके पास जो है वो प्रोपोर्शनेट शेयर की भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। फिर से अगर कोई फॉरेन सब्सिडी आपने डिस्पोज ऑफ की है तो उसका जो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन करेंसी डिफरेंस रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी आर नॉट रिसाइकल टू पीएनएल, पीएनएल में उसको रिसाइकल नहीं कर सकते जो आपने इक्विटी के अंदर उसके कोई गेन लॉस रिकॉर्ड किए हुए हैं। और दूसरे में क्या है जी, फॉरेन करेंसी डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी विल बी रिसाइकल्ड टू पीएनएल। अगर आप फुल आईएफएस में बात कर रहे हैं तो आप जितने भी फॉरेन करेंसी के डिफरेंसेस होते हैं उसको पीएनएल में रिसाइकल कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो ग्रुप इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से मेजर किया जा सकता है सेपरेट फाइनेंशियल्स के अंदर, तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एट कॉस्ट लेस इंपेयरमेंट लॉस और एट फेयर वैल्यू इन केस ऑफ आईएफआरएस फॉर एसएमई। अगर आप आईएफआरएस फॉर एसएमई की बात करें तो वहां पे आप कॉस्ट में भी कॉस्ट के ऊपर मेजर कर सकते हैं और आपके पास फेयर वैल्यू की ऑप्शन भी अवेलेबल है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जबकि जब हम बात करते हैं अपने फुल आईएफआरएस की बात तो उसमें हमारे पास कॉस्ट की ऑप्शन भी है, इक्विटी मेथड भी लगा सकते हैं और आईएफआरएस 9 के मुताबिक भी उसको हम डील कर सकते हैं। हमारे पास तीनों तरह के ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनकी बात हो रही है, कंसोलिडेशन के अंदर बात नहीं हो रही। आगे जो सेक्शन 10 है ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टीमेट और एरर के बारे में डिस्कशन करता है। जो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनके बारे में जो आपके पास प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आईएफआरएस फॉर एसएमई ने बता दी है वो फॉलो करेंगे। अगर कई रिक्वायरमेंट वहां नहीं बताई गई तो वहां पे आप अपनी जजमेंट को अप्लाई करके जो आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कंपल्शन इस तरह की नहीं है। लेकिन जब हम फुल आईएफआरएस की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास स्पेसिफिक गाइडेंस होनी चाहिए आईएफआरएस की, अगर है तो। अगर कोई प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की तरफ से, किसी भी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की, वो हमारे पास होनी चाहिए। इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हमारे पास होनी चाहिए। और नॉर्मली अगर हम किसी इशू के ऊपर फंस जाते हैं, हमारे पास किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो फिर हम आई कैप के टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी लिख सकते हैं और वहां से भी हम उसकी क्लैरिफिकेशन को गेन कर सकते हैं जी। जैसे डायरेक्टर लोन TR32 है वो इस तरह से एक एडिशनल आई, फिर इस तरह से कुछ गाइडेंस आती रहती है गाय बगाए, तो वो हमारी सारी उस चीज के लिए एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट देखनी है आईएफआरएस फॉर एसएमई की, अगर वो नहीं है रिक्वायरमेंट तो आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे उसके मुताबिक। अगर आगे बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, ये तो वैसे ये एक बड़ा मुश्किल टॉपिक समझा जाता है। तो इस केस में यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट आपकी स्क्रीन पे है जी। एक जो है आईएफआरएस फॉर एसएमई के लिए रिक्वायरमेंट है और आपकी जो राइट हैंड पे आ रही है ये फुल आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें स्कोप की, स्कोप से मुराद है कि हमने किस स्टैंडर्ड्स में इसको डील करना है। आईएफआरएस फॉर एसएमई की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो आप सेक्शन 11-12 को फॉलो कर लें, या जो ओल्ड स्टैंडर्ड था 39 फुल आईएफआरएस में उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द बेसिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो सेक्शन 12 है 11-12 है, ये जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो आप सेक्शन 11-12 की फॉलो करेंगे। यानी कि जो मेजरमेंट है उसके लिए मैं मेजरमेंट और रिकग्निशन के लिए आज 39 भी फॉलो कर सकता हूं पुराना जो था, और जो सेक्शन 11-12 है आईएफआरएस फॉर एसएमई उसकी रिक्वायरमेंट को भी फॉलो कर सकता हूं। दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन डिस्क्लोजर के लिए सिर्फ मुझे सेक्शन 11 और 12 को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अपने फुल आईएफआरएस की तो उसमें आईएफआरएस 9 है, आईएस 32 है और आईएफआरएस 7 है। ये तीन तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको फुल फ्लैश फॉलो करना पड़ता है फॉर द मेजरमेंट, रिकग्निशन एंड द डिस्क्लोजर पर्पसेस। अब यहाँ पे जो इनिशियल मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, फुल आईएफआरएस में इनिशियल मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है। आप यहाँ पे अपनी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, प्लस माइनस ट्रांसैक्शन कॉस्ट हो जाती है दोनों केसेस के अंदर। सबसिक्वेंट मेजरमेंट यानी कि इनिशियल मेजरमेंट के बाद जो सबसिक्वेंट मेजरमेंट आती है उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, आप अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर कर सकते हैं या फेयर वैल्यू पे कर सकते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अवेलेबल विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट। तो ये बेसिकली नॉर्मली प्रिजम्पशन ले ली जाती है कि इसके ऊपर कॉस्ट भी लगेगी और टाइम भी लगेगा, तो इसलिए इसको अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर ही हमेशा मेजर किया जाता है नॉर्मली। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने पास फुल आईएफआरएस में, वहां पे फेयर वैल्यू थ्रू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, या अमोर्टाइज कॉस्ट है। तीनों तरह की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हम तीनों का जो टेस्ट क्राइटेरिया होता है वो लगाते हैं और उसके मुताबिक हम उसकी मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या बाकी काम कर देते हैं। फिर आगे सेक्शन 11 है, ये आपके जो है वो आगे थोड़े इंपेयरमेंट के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा चेंज भी आया था, जो नया आईएफआरएस आ गया आईएफआरएस 9, वहां पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, यानी कि आप हिस्टोरिकल ट्रेंड को छोड़, हिस्टोरिकल जो एक्चुअल लॉस है उसको छोड़ दें, बल्कि आप ट्रेंड बनाएं और देखें कि क्या हिस्टोरिकल आपको लॉस होता था, और उसमें फ्यूचर के एमईवीज को एडजस्ट करें और उसकी बेस के ऊपर आप अपनी जो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है वो अपनी डिटरमिन करें। जे आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर इनकर्ड मॉडल है। इनकर्ड मॉडल यानी कि अगर कोई लॉस हो गया तो रिकॉर्ड कर लें, लॉस की एक्सपेक्टेशन को डेवलप ना करें। जबकि फुल आईएफआरएस में क्या है, लॉस की एक्सपेक्टेशन को डेवलप करना पड़ता है। उसमें फिर आपके पास स्पेसिफिक भी है, जनरल अप्रोचेस भी हैं, उसके आगे फर्दर काफी डिटेल डिस्कशन है। तो ये दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। ये जो है इसके ऊपर आईएफआरएस 9 है, ये इसके ऊपर जो ईसीएल मॉडलिंग है ये एक डिटेल टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। इसमें फिर फर्दर काफी ज्यादा डिस्कशन है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये इनकर्ड मॉडल पे बेस करता है, ये एक्सपेक्टेड मॉडल पे बेस करता है। इसमें आप फ्यूचर के जो फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर है उसको नहीं देखते। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स को, फ्यूचर की जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, मोर्टेलिटी रेट, उन सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना होता है अपने हिस्टोरिकल लॉस रेट के अंदर, और वहां से आपने अपना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना होता है। यही बेसिक डिफरेंस है जी दोनों की इंपेयरमेंट के अंदर। जी सर, जी सर, उसमें एमईवीज जो होते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को आपने वहां पे इनकॉर्पोरेट करना होता है। सर बेसिकली सर मैं वही बात ये सर, ये कम से कम ना ये हार्ड टॉपिक पे 3-3 घंटे का सेशन है कम से कम। मतलब यानी कि ये अगर बात करें, एक स्टैंडर्ड को ओपन करेंगे ना आईएफआरएस की, ये जो ईसीएल की मॉडलिंग है, इसकी मॉडलिंग आगे बैंक्स के लिए डिफरेंट है, जनरल इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है, ट्रेड डेटर्स के लिए डिफरेंट है, रिलेटेड पार्टी के लिए डिफरेंट है। वो एक एक टॉपिक को खोलते जाएंगे तो उसके अंदर नई नई स्टोरी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और सर नहीं सर, हम सर इसके ऊपर हर टॉपिक पे अलग प्रेजेंटेशन है। मतलब यानी अगर मैं बात करूं ईसीएल की एग्जांपल के तौर पर, इसी को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, उसमें फिर अगर आप ट्रेड डेटर्स हैं, उसमें फिर आपने देखना होता है कि क्या इनिशियल मेजरमेंट से उसके अंदर क्रेडिट रिस्क ज्यादा तो नहीं हुआ, क्या उसके अंदर जो टाइम स्पैन है वो 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम है, क्या उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। वो 3-4 कंडीशन लगती है, वहां से आप फिर असेस करते हैं कि आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच पे जाना है। सर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आगे फिर इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, इसमें अगर हम जाएंगे तो जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का इंपैक्ट आपने लेना है हिस्टोरिकल लॉस रेट के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके काइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन है, फिर उसके अंदर कोई स्टैटिस्टिक मॉडलिंग है, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह है, उसके थ्रू आप इसके इंपैक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सर पूरी मैं बता रहा हूं कि उसके ऊपर आप डे लॉन्ग की भी सेशन करेंगे तो वो भी कम है। आगे सेक्शन 12 हेजिंग को डील करता है हमारा आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर, और जो आईएफआरएस 9 है इसमें भी वो जो है सेपरेट सेक्शन अवेलेबल है जो हेजिंग को डील करता है। इसमें सिंपल सी है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अब वही बात है कि मैं हेजिंग तो यहाँ पे अगर डिस्कस करूंगा तो शायद वो एक नई दुनिया खुल जाएगी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्क होते हैं, यहाँ पे लिमिटेड रिस्क नहीं होते, यहाँ पे उसकी रिस्क की लिमिट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ हेजिंग इफेक्टिवनेस नहीं होती, यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव असेसमेंट को करना पड़ता है। फिर आपको जो नॉट परमिटेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इन फॉरेन करेंसी लोन, इसके ऊपर आपको हेजिंग नहीं मिलती। फिर इस तरह ये जो परमिटेड है फुल आईएफआरएस में कि फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर जो है आप हेजिंग करवा सकते हैं, ये फुल आईएफआरएस में आपको इसकी एग्जम्पशन अवेलेबल है जी, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। आगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर्स की डिस्कशन है। अब यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि अगर कोई गुडविल अराइज होती है आईएफआरएस और एसएमई के अंदर, कोई गुडविल अराइज होती है ज्वाइंट वेंचर के ऊपर, तो उसको आप अमोर्टाइज करेंगे। अगर अमोर्टाइजेशन का कोई पैटर्न अवेलेबल है तो उसकी बेसिस पे करेंगे, अदरवाइज आप 10 साल का जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करेंगे और 10 साल की बेसिस पे गुडविल को अमोर्टाइज करेंगे। फिर जो है ये कॉस्ट मॉडल भी लग सकता है, इक्विटी मॉडल भी लग सकता है, और फेयर वैल्यू मॉडल भी आप लगा सकते हैं अपनी ज्वाइंट वेंचर की इन्वेस्टमेंट्स को डील करने के लिए। जबकि फुल आईएफआरएस में सिर्फ इक्विटी मेथड अवेलेबल है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस को जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे पास कॉस्ट की और फेयर वैल्यू मॉडल की ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है फुल आईएफआरएस में। और गुडविल जो होती है, आपकी कोई गुडविल आती है तो उसको आप अमोर्टाइज नहीं करते।
आगे जो ज्वाइंट ऑपरेशंस हैं इसकी अकाउंटिंग दोनों में सेम है। जी सर, गुडविल को सर अमोर्टाइज नहीं करेंगे फुल आईएफआरएस में, लेकिन उसको एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। बिल्कुल सर, आगे क्योंकि इंटेंजिबल में इसको डिस्कशन थी इसलिए यहाँ पे मैं उसमें इंकॉर्पोरेट नहीं किया। इंटेंजिबल इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, इनफिनिट यूजफुल लाइफ, तो फिर एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर जो है आप एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम का जो अपना प्रोपोर्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और यही रिक्वायरमेंट हमारे ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर आईएफआरएस फॉर एसएमई के लिए भी मौजूद है। आगे चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए बड़ा बेसिक सा डिफरेंस इसमें मौजूद है। इनिशियल मेजरमेंट जो आईएफआरएस फॉर एसएमई है उसके अंदर कॉस्ट पे होती है, जबकि आपके पास जो फुल आईएफआरएस इसमें फेयर वैल्यू की भी चॉइस है और कॉस्ट मॉडल की भी चॉइस है। अगर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फुल आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर फेयर वैल्यू पे होती है, सिर्फ फेयर वैल्यू पे, और अगर सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू उसकी अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर ट्रीट होगा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट नहीं होगा। लेकिन आपके पास फिर अगेन वही बात है कि इसमें चॉइस अवेलेबल है। आपने इनिशियल अगर फेयर वैल्यू रख ली तो आप उसको ही लेकर चलेंगे, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट से आप फेयर वैल्यू के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दोनों चॉइसेस अवेलेबल है। अगेन बोरिंग कॉस्ट इसमें एक्सपेंस आउट होती है, इसमें कोई बोरिंग कॉस्ट है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आगे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, पीपीई का जो सेक्शन है उसकी डिस्कशन है जी। इसमें दो डिफरेंसेस हैं जी। एक तो यूजफुल लाइफ की जो आपने करना होता है ना कि आपने उसको रीचेक करना होता है, देखना होता है कि यूजफुल लाइफ में कोई चेंज आया या नहीं आया। आईएफआरएस फॉर एसएमई में कहता है कि जब आपके पास इंडिकेशन अवेलेबल है फिर आप उसको चेक करें, जबकि फुल आईएफआरएस में आपने रिव्यू करना होता है एनुअली अपने एस्टिमेट्स को कि उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। अगर चेंज आया तो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इस केस में आप बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते हैं आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर, यहाँ बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करते हैं। ये भी एक दूसरा इसमें डिफरेंस मौजूद है। बाकी रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे डिस्कस नहीं होते आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर, जैसे ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन से प्लस है, और फुल क्लास की रिवैल्यूएशन वाला जो पॉइंट है, या जो नॉन करंट एसेट शुड नॉट बी डेप्रिसिएट, वो जो हमारे आईएफआरएस 5 के अंदर आ जाते हैं। ये तीन रिक्वायरमेंट आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर हमारी डील नहीं होती। फिर इंटेंजिबल एसेट्स हैं और गुडविल है। गुडविल के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी की थी। तो गुडविल अमोर्टाइज हो सकती है आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर, हो सकती है नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? अमोर्टाइज हो सकती है। तो क्या फुल आईएफआरएस के अंदर गुडविल को अमोर्टाइज कर सकते हैं? यस नो में तो आंसर कर दें। इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाता है क्योंकि उसकी इनफिनिट यूजफुल लाइफ होती है, तो आपको उसको जो है वो अपनी इंपेयरमेंट टेस्ट उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है। डेवलपमेंट कॉस्ट का बड़ा मेजर डिफरेंस है। जहां पे आप आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर एक्सपेंस आउट कर देते हैं हर चीज, डेवलपमेंट कॉस्ट भी आपकी एक्सपेंस आउट हो जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है अगर वो क्राइटेरिया उसका इस 38 का मीट करे। फिर इस तरह से जो इनिशियल मेजरमेंट है वो कॉस्ट के ऊपर होती है, और इस केस में आपके पास इनिशियल मेजरमेंट जो थी कॉस्ट पे भी हो सकती है और रिवैल्यूएशन मॉडल के तौर पे भी हो सकती है फुल आईएफआरएस के अंदर। इसमें जो यूजफुल लाइफ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर। वो रिस्ट्रिक्शन, अगर आपके पास कोई रीजनेबल एविडेंस है किसी भी एरिया के बारे में तो आप वो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 10 साल का क्राइटेरिया लगाकर इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इस केस में आपके पास यूजफुल लाइफ फिनिट भी हो सकती है और इनफिनिट भी हो सकती है। दोनों तरह की यूजफुल लाइफ आपके पास अवेलेबल होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्योंकि यूजफुल लाइफ फिनिट है तो आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनकी एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट होती है फुल आईएफआरएस में, जिनकी यूजफुल लाइफ इनफिनिट होती है उसको आपको एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ती है। फिर आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन और गुडविल की डिस्कशन है जी। अगेन मिलती जुलती जो स्लाइड्स हमने पहले डिस्कस की थी उससे रिगार्डिंग ही है। यहाँ पे आप आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना लेते हैं। जब आपने बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है उसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना सकते हैं। इस केस में आप उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बना सकते बल्कि आप उसको एक्सपेंस आउट करते हैं। फिर गुडविल अमोर्टाइज होती है, यहाँ पे गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती। फिर उसके बाद क्या है, नेगेटिव गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसको हम बार्गेन परचेज गेन भी नॉर्मली कहते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जी इंक्रीज इंस्टेड ऑफ नेगेटिव गुडविल फुल आईएफआरएस यूज गोइंग गेन ऑन बार्गेन परचेज गेन। इन बार्गेन परचेज गेन का वर्ड यूज होता है, बाकी अकाउंटिंग दोनों की सेम है। कंटीजेंट कंसिडरेशन आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन प्रोबेबल, यानी जब प्रोबेबल हो फिर आप उसकी कंटीजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप कंटीजेंट कंसिडरेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है जी। आगे लीजेस हैं। लीजेस के ऊपर अगेन लंबी डिस्कशन है। फुल आईएफआरएस के अंदर जो लीज की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है।
जबकि IFRS फॉर एसएमई के अंदर अभी भी पुराना स्टैंडर्ड जो I-17 था उसको ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पे IFRS फॉर एसएमई के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन की जाती है बिटवीन आपका जो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पे जो आपके लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज का कॉन्सेप्ट है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है, लीज लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंशिएशन नहीं की जाती। शॉर्ट वैल्यू लीज को एक्सपेंस आउट आप जरूर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सब जो आपकी कैश फ्लोज जाती हैं, जो भी आपकी लीजेस की होती हैं अरेंजमेंट्स, उसमें आपको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब आप लीज राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट रिकॉर्ड करते हैं या लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, उसको फिर क्योंकि लीज लायबिलिटी आपकी फुल IFRS में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो की बेस पे डिटरमाइंड हो रही होती है, तो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलती है उसको आपको मोटाइज करना पड़ता है, उसको आपको बेसिकली मोटाइज करना पड़ता है ओवर द टर्म, यानी उसको वाइंड अप करना पड़ता है और वाइंड अप करके आप उसकी वैल्यू को एनहांस कर रहे होते हैं। और जो राइट ऑफ यूज होता है उसको आप डिप्रिशिएट करते हैं ओवर द जो उसफुल लाइफ जो उसकी जो टर्म होती है उसके ऊपर आप उसको जो है डिप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जबकि इस केस में आप जो है वो अपनी ऑपरेटिंग लीज को एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो फाइनेंस लीज होती है उसके अगेंस्ट आप अपने लीज एसेट्स और लीज लायबिलिटीज को क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके अंदर उसकी अकाउंटिंग I-17 के मुताबिक ही हो रही होती है जी। आगे रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है जी। रेवेन्यू में जो IFRS 15 है ये बेसिकली कंट्रोल ट्रांसफर की बात करता है कि जो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है या नहीं हुआ, जबकि जो आपका IFRS फॉर एसएमई है ये अभी भी I-18 के अप्रोच के ऊपर ही है, ये रिस्क एंड रिवार्ड की बात करते हैं कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। कंट्रोल और रिस्क एंड रिवार्ड में डिफरेंस है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे बेसिकली जो IFRS 15 है यहाँ पे उसने 5 स्टेप मॉडल बना दिया, जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने अपनी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसको एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस की बेसिस के ऊपर, फिर आपने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। जबकि यहाँ पे जो मॉडल है वो हर एक के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे जो IFRS फॉर एसएमई है इसमें देखिए आपके पास सेल ऑफ गुड्स आ रही है, सेल ऑफ गुड के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, सेल ऑफ सर्विसेज है उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है, इंटरेस्ट है उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है, रॉयल्टीज और डिविडेंड है उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया अवेलेबल हैं। जबकि अगर हम बात करें फुल IFRS की तो उसके अंदर कोई सेपरेट इस तरह से आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उन्होंने ओवरऑल 5 स्टेप मॉडल को ही अडॉप्ट कर लिया हुआ है। तो आई बिलीव कि जो I-18 था उससे काफी लोग फेमिलियर है, तो इसको फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आगे गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन हो जाती है कैपिटल ग्रांट और इनकम ग्रांट में, यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन नहीं है, बाकी अकाउंटिंग मोर और लेस सिमिलर एक जैसी ही है जी। इसमें नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स को डिस्कशन नहीं करता, आपका जो क्या कहते हैं आपका जो सेक्शन 24 है गवर्नमेंट ग्रांट्स का, ये IFRS एसएमई के अंदर इसकी एक एक्सक्लूजन मौजूद है जी। आगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे जो मैं शुरू में बात कर रहा था, यहाँ पे आपकी अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स होती हैं, यानी कि आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते। जब प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर एक्चुअल गेन लॉस का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं I-19 में, तो अगर आपके बेनिफिट 12 मंथ से ऊपर चले जाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू पे उसको डिस्काउंट करना जरूरी है, उसके लिए एक्चुअल गेन लॉस को आपको मेजर करवाना पड़ता है एक्चुअरीज के थ्रू। बाकी जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है इसमें चेंजेस इन लायबिलिटी नेट ऑफ प्लान एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें उसने जनरल आपको बात कर दी है कि सिंपली प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करें, एक्चुअल गेन लॉस पर रिकॉर्ड करें और पास्ट सर्विस कॉस्ट भी आपकी आ सकती है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे जो है वो आपका सिर्फ एक्चुअल अजम्पशंस का है और एक्चुअल गेन लॉस का है, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी सेक्शन 34 बायोलॉजिकल एसेट को डील करता है, I-41 के अंदर जो है ये बायोलॉजिकल एसेट फुल IFRS में डील करते हैं। IFRS फॉर एसएमई में कहता है जी फेयर वैल्यू इफ द फेयर वैल्यू इज रेडिली अवेलेबल विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट, तो आपको बायोलॉजिकल एसेट्स को जो है वो फेयर वैल्यू को प्रीमियर करना चाहिए अगर फेयर वैल्यू इजीली डिटरमिनेबल हो, मींस अगर डिटरमिनेबल नहीं है तो आप कॉस्ट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फुल IFRS में क्या कहता है जी कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसमें रिवर्टेबल प्रेजम्पशन होती है कि फेयर वैल्यू इज अवेलेबल। इसमें जो बेरर प्लांट्स होते हैं लाइक मैंगो ट्रीज हैं, लाइक ये शुगर केन की जो क्रॉप्स होती हैं उनको बेसिकली बेरर प्लांट कहते हैं। तो बेरर प्लांट एज बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू, आप बेरर प्लांट को एज प्लांट एज मतलब यानी कि जो उसका स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें ही डील करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, फुल IFRS की, उसमें बेरर प्लांट I-16 के स्कोप के अंदर आते हैं। उस केस में आप जो है वो उसको I-41 के अंदर डील नहीं कर सकते। तो ये इसमें डिफरेंस आ जी। बाकी इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई और है नहीं। क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी के हैं तो डिस्कस कर लेते हैं विद लिमिटेड टाइम। तो थैंक यू सो मच।
जी सर। सर जी जी जी, अगर कोई किसी और स्टेशन से किसी का क्वेश्चन है जी तो सिर्फ लाहौर ही आ रहा है इसमें भी। आई ऑल्सो के क्वेश्चन नहीं है फिर। सर जी जी क्वेश्चन सर ये था कि अभी हमने बात की है कि बेटा थोड़ा ऊंचा बोले। थर्ड शेड्यूल जी जी उसमें IFRS और SMEs हैं और स्मॉल साइज के लिए हैं, जी जी, उसमें बड़ी मतलब कि हर साल वो वेरिएशन आ रही होती है, वो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है। सेल कभी 800 मिलियन से क्रॉस कर जाती है, कभी फॉर एग्जाम्पल नहीं करती। ये फर्स्ट टाइम चेंज ऐसा है, पहले 1 बिलियन पे थी काफी अरसे से। जी अभी 1 बिलियन की एग्जांपल ले लें, 1 जी। बिलियन में भी यही है। अगर कभी एक्सीड कर जाती है, किसी साल कम होती है, तो उस केस में फिर हर साल आपको अकाउंट्स को रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें जब चेंज आएगा फिर आप उसकी इनकॉर्पोरेट देखना पड़ेगा ना। अब देखिए लॉ में जब चेंज आ गया तो अल्टीमेटली आपने उसका इम्पैक्ट तो लेने ही लेना। नहीं सर, एक साल मैंने अकाउंट्स बनाए हैं स्मॉल स्केल SSC वाले, तो अगले साल अगर क्राइटेरिया चेंज होगा तो आप बिल्कुल उसको चेंज करेंगे। देखें आपको उसने ऑप्शन कितनी अच्छी दे दी है कि आप 3 कॉलम और बैलेंस शीट ना बनाए ना, आप 2 कॉलम पे रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट कर लें। तो फर्क क्या आएगा? फर्क सिर्फ ये आएगा कि जो चेंजेस होंगी वो इक्विटी में पार हो रही होंगी और आपकी जो बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिकली रिस्टेटेड होगी, तो उसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है। नहीं सर, उसमें ये है ना कि एक साल मैंने IFRS फॉर SME बना रहा हूँ, अगले साल वो स्मॉल स्केल में चले गए, स्मॉल साइज एंटिटीज में, वो फिर कंसिस्टेंसी नहीं अगर रहेगी। नीचे आ गई है तो आप फुल, अगर IFRS फॉर SME यूज करना चाहते तो करते रहें, लेकिन अगर IFRS फॉर SME से कन्वर्ट होकर वो फुल IFRS पे चली गई तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास। अच्छा, क्योंकि देखें वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। जी सर, ठीक है, 1 साल है ना, आप 1 ईयर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सर जी। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो स्मॉल स्केल स्टैंडर्ड्स हैं स्मॉल एंटिटीज के लिए, उसमें बायोलॉजिकल एसिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस। किसमें? स्मॉल साइज में? जी स्मॉल साइज में, ठीक है, उसमें अगर कंपनी के पास बायोलॉजिकल एसिड्स भी हैं तो आप ऑप्शन देखें, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, एडिशनल आप जहां मर्जी से ले लें। देखिए हमारे पास यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है, आपने मिनिमम ये करना है। जी सर, उस केस में फिर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी तो डिस्क्लोज कर देंगे उसकी, ठीक है, लेकिन क्या स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में ये कवर करना पड़ेगा कि मैं नहीं मेरा गाइडलाइंस नहीं किसी ख्याल, और? वहां नहीं करने की जरूरत। अच्छा, वहां जरूरत, Just- देखें आपने एडिशनल डिस्क्लोजर दी है, मेन आपका फ्रेमवर्क वही है, मेन फ्रेमवर्क वही है, आपने सिर्फ यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंक्रीज कर दिया। आप जब जाएंगे ना अपनी आपके जो एस्टिमेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे आप अकाउंटिंग एस्टिमेट में, तो वहां पे आप डिस्कस कर लें, और ऊपर अगर आप बताना चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में तो आप स्पेसिफिकली एक एडिशनल लाइन आइटम के तौर पर ऐड कर लें कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए हमने ये रिक्वायरमेंट फॉलो की है। सर उसमें कंप्लीट सेट के लिए नहीं होगा वो अगर आप ऐड करेंगे तो स्पेसिफिक जिस आइटम को आपने चेंज करके शो किया उसके लिए आपको शो करने की जरूरत है। कंप्लीट दोबारा ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने यहाँ पे IFRS फॉर SME यूज की है, आप ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए हमने IFRS फॉर SME यूज की है, ओके, यानी कि रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ जहाँ चेंजेस हों। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, फैसलाबाद से। जी सर। अभी एक साथी ने सवाल किया कंसोलिडेशन के हवाले से, सेक्शन 228 अभी मैंने देखा है ये कंपनीज एक्ट का, जो कि रिक्वायर करता है कि एवरी होल्डिंग कंपनी शैल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें तो उन्होंने सबको ही बाउंड कर दिया, चाहे वो प्राइवेट है, कुछ थोड़ी बहुत एक्सेप्शन दी है उन्होंने, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने बाउंड कर दिया है। अब आप बात कर रहे थे स्टैंडर्ड्स की, तो सर अगर लॉ में अब कहाँ अवेलेबल पे है हम- तो फिर लॉ प्रिवेल करेंगे। अगर लॉ में अवेलेबल लॉ है तो section compulsory- ठीक है आप कह रहे हैं, तो फिर लॉ प्रिवेल करेगा, फिर IFRS वहां पे प्रिवेल नहीं करेंगे, आप लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे, क्योंकि वहां पे ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में हम लिखते हैं कि वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द IFRS कंट्राडिक्टेड विद द लोकल लॉज एंड रेगुलेशन देन लोकल लॉज एंड रेगुलेशन विल प्रिवेल। तो वो आप लोकल लॉ के मुताबिक करेंगे। ठीक है, मेरे पास इसका आइडिया भी नहीं था क्योंकि वो स्पेसिफिक स्कोप में इस तरह नहीं थी चीज। जी आई के अपनी खुद से कोई चेंजेस नहीं किए इसमें। अब जो इसमें एनुअल इंप्रूवमेंट्स आती है, चेंजेस आती है, वो कैसे हम वो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, क्योंकि देखे ना ISB के फ्रेमवर्क के मुताबिक जो चेंजेस हो तो अवेलेबल है ना आपके पास। जब एसीसी पे कोई भी स्टैंडर्ड नोटिफाई करते हैं तो उसमें लिखा होता है विद अमेंडमेंट चेंजेस जो फ्यूचर में होंगे। देखिए मेरे मुताबिक इसमें ऐसा प्रैक्टिकली कुछ होना नहीं। चाहिए, मैं आपके पॉइंट समझ में प्रैक्टिकली होना चाहिए। देखिए आप अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, हमने अगर फुल
वो अडॉप्ट कर लिए हुए हैं, अनलेस अनटिल देयर इज सर्टेन स्पेसिफिक एग्जम्पशंस जिसको हम अभी फॉलो नहीं कर रहे, लाइक जिस तरह से IFRS 9 के ऊपर एग्जम्पशन अवेलेबल रही है काफी अर्सा, उस केस में आप चेंजेस को भी नहीं इनकॉर्पोरेट करते थे। लेकिन मेरे मुताबिक जो एक दफा फुल अडॉप्ट कर लिया है, जो चीज आ गई है, उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, अनलेस उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाए, उसके अलावा आपने इसको फॉलो करना है। रिस्ट्रिक्शन है ना कि एज नोटिफाइड बाय आईकेप से, देखें इंपॉर्टेंट, आईकेप के नोटिफाइड आईएसबी वाले स्टैंडर्ड्स, मेरे मुताबिक तो ISB के जो इशूड स्टैंडर्ड है वही फॉलो करने चाहिए। जिस चेंजेस हैं, अगर चेंजेस के ऊपर स्पेसिफिकली कोई बार लग जाता है तो छोड़ दें। फिर कंप्लायंस स्टेटमेंट हम चेंज करेंगे, आईकेप नोटिफाइड हटा देंगे फिर से। जी 15 वाले जो इशूड हुए हैं, लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट है बेसिकली वो तो इनकॉर्पोरेट किया था ना हमने उसमें, वो सेपरेट आईकेप ने नोटिफाई नहीं किया सर, SCP के थ्रू आया था। अच्छा, I guess our esteemed speakers are always there to answer your questions. We have to wrap it up. दानिश जी, थैंक यू सो मच।